क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, और यहाँ पे देखेंगे रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थान में आपके पास कोई ऑप्शन तो रहता नहीं है, आपको अपने से दिमाग लगा के यहाँ पे कौन सा आंसर सटीक होगा वो आपको निकाल के रखना पड़ता है। तो ये सबसे कठिन हो सकता है, क्योंकि इसमें अपने को खुद से क्या करना पड़ता है, आंसर ढूंढने पड़ते हैं। क्योंकि चार विकल्प में कोई ना कोई तुक्के में सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप तुक्का नहीं लगा सकते क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे ऑप्शन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। क्या बोला गया रिक्त स्थानों की पूर्ति में? पहला क्वेश्चन बोला है यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। देखो, आपको दिया है tan थीटा बराबर 1। इसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि ये थीटा के जब भी मान पूछते हैं तो आपको जनरली वही मान पूछते हैं जो कि टेबल में दिया जाता है। जब भी आप देखेंगे tan थीटा बराबर 1 दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया 10 किस डिग्री पे वो 1 आ जाता है। तो आप देखो 10 का जो डिपेंड करता है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। तो आपको इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को क्या करना है, चुनना है। इसी में से किसी एक ऑप्शन को आपका चुनाव करने हैं। तो आप देखोगे 0 डिग्री पे साइन 0 का मान क्या होता है बेटा? आप निकालते हैं ना 10। 10 कैसे निकालते हैं, मैं लिख देता हूँ फटाफट से। साइन 0 का मान 0 होता है, 1 का मान होता है, 30 का मान होता है 1/2 करनी, है ना, 1/2 होता है। फिर उसके बाद आप इसको रट लेना, पहले तो अच्छे से रट लेना। कहने का मतलब समझदारी के साथ करनी 3/2 और फिर 0। आप देखेंगे अगला वाला जब इसको राउंड घुमाकर लिखते हैं, यानी कि इस 0 नहीं लिखेंगे, लास्ट में 1 लिखेंगे, सॉरी। लास्ट में क्या रहेगा, साइन 90 का मान होता है 1। अब इसको जैसे हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, अब सबसे पहले इसको लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1, फिर करनी 3/2, और फिर 1/2 और फिर 1/2 और फिर 0। तो ये निकल आता है कॉस का। अगर आपको 10 निकालना है तो 10 बहुत ही आसानी से निकल जाता है। 10 क्या निकलता है, साइन बटे कॉस होता है। साइन बटे कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप इसकी वैल्यू देखो, एक तभी आएगा जब ऊपर और नीचे सेम सेम रहेंगे, है ना। अगर ये और ये सेम रहेगा तो यहाँ पे 1/2 1/2 दोनों में है। तो इसीलिए हम बोलेंगे 10/45 का मान क्या होता है, 1 होता है। 10/45 का मान 1 होता है। आप दोनों में तुलना करोगे तो 10 तो सेम है, तो थीटा बराबर क्या बोलेंगे, 45 डिग्री। और इसी को आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। आपको ये बाकी अनुपात भी याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से क्या होते हैं, सारे कोण आराम से निकल आते हैं। तो आपको साइन और कॉस का एटलीस्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है। ठीक है, बोला है क्या, सावधि। सावधि वाले में आपको पता होगा कि सावधि एक प्रकार से हम चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालते हैं उसी प्रकार का फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, ए बराबर क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर में n या t लिखते हैं। ठीक है, n का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कितने बार वो क्या होता है, अपने आप को रिप्लीकेट करता है, डुप्लीकेट करता है, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, तो सावधि जमा खाते में आपने ध्यान दिया होगा कि ये एन और आर जो है बदल जाता है। इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से बदलते हैं। अगर ये वार्षिक में दिया जाता है, जनरली किस में दिया जाता है, वार्षिक में, तो हम इसको तिमाही या अर्धवार्षिक में आराम से कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा जब भी ये बोल रहा है, अगर आपका वार्षिक में दिया है, ठीक है, वार्षिक में अगर बोला जा रहा है 12% है, ठीक है, कितना, वार्षिक में 12% है, तो आप ध्यान रखना जब भी हाफ ईयरली निकालते हैं, अर्धवार्षिक निकालते हैं, हाफ ईयरली क्या होता है इसका, 6%। इसका मतलब क्या हुआ, हमने आधा किया, तो दर को हम क्या करते हैं, आधा करते हैं। और एक साल में अगर वो 1 वर्ष के लिए बोला जा रहा है, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष, तो आप देखेंगे कि 2 बार क्या हो जाता है, अर्धवार्षिक हो जाता है। अगर आप समय में देखेंगे, ये टाइम है ना, ये टाइम है, और ये क्या है, रेट है, ये क्या है, रेट का हो जाता है आधा, और टाइम का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो वही बोल रहा है कि अगर वो 6 माही होता है, तो आपको सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना अगर 6 माही आधार पर किया जाता है, 6 माही को ही हाफ ईयरली बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे दर का प्रतिशत क्या हो जाता है, क्या होगा, तो दर का प्रतिशत, रेट का जो प्रतिशत है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसी को हम क्या लिखेंगे, 1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इस प्रकार से लिख देंगे 1/2, या ज्यादा अच्छा वर्ड है हाफ लिख देना। आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ, या इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे आधा। समझ में आ गया, मतलब जो भी रेट रहेगा उसका हम आधा कर देते हैं। और टाइम का अगर बोलेंगे तो दुगुना लिख देंगे। अगर यहीं पे
दर का प्रतिशत ना लिख के क्या लिख दे, टाइम बोले, समय बोले, समय, तो आप बोलना दुगुना हो जाता है, क्या होता है, दुगुना हो जाता है। समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। चलिए खाली स्थान का क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको बोला गया है यदि 16:4:x हो तो x का मान खाली स्थान होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये अनुपात समानुपात से क्वेश्चन दिए गए हैं। कहाँ से दिए गए हैं, अनुपात समानुपात से। तो जब भी ऐसे 3 अनुपात इस प्रकार से लिखे होते हैं तो इसमें हमको ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, प्रथम अनुपात है, प्रथमानुपात, और इसको मध्यानुपात और इसको तृतीय अनुपात बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब भी इस प्रकार से दिया होता है बेटा हमारे आंकड़े, तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, 16:4 समानुपात 4:x। ठीक है, जब भी हमारे पास 3 अनुपात दिए रहते हैं तो इसको हम 4 अनुपातों में इस प्रकार से लिखते हैं। कहने का मतलब पहले दो का जो अनुपात होगा, बट्टा होगा, वो अगले दो के अनुपात के बराबर होगा, इसलिए हम इसको लिखते हैं 16/4। और जहां पे डबल डॉट है इसको हम क्या लिखते हैं, बराबर, और इस वाले को क्या लिखेंगे, 4/x। इसको लिखने का तरीका ये होता है, अनुपात का मतलब ये होता है जब भी a/b को हम अनुपात में लिखते हैं तो a/b लिखते हैं, a अनुपात b बोलते हैं इसी को। ठीक है, अनुपात क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x को यहाँ पे नीचे में है, हमको तो इसको ऊपर ले जाके लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे गुना कर देंगे, और वैसे ही 4 को यहाँ पे गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16x बराबर 4 गुना 4 करेंगे तो 16, तो x को यहीं रहने देंगे, तो 16 अपने जगह में, ये 16 गुना में होने की वजह से इधर लाके क्या कर देंगे, भाग में, तो x बराबर क्या निकल आएगा, 1। आसान था। अब इसमें नंबर आप बदल बदल के दे सकता है कैसा भी। तो आपको ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको क्या करना है, पहले दो को बटे करके अगले दो को फिर बटे करके क्या कर देना है, उनका बराबर लगा देना है। ठीक है, और इस प्रकार से ये क्या निकल आता है, 3 अनुपातों को हम इस प्रकार से कोई सा भी अनुपात निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथमानुपात, इसको बोलते हैं मध्य अनुपात, और इसको बोलते हैं तृतीय तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, इसको मध्यानुपात बोलते हैं और इसको बोल देते हैं प्रथमानुपात, फर्स्ट प्रपोर्शन, मिडिल प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन। तो आपको यहाँ पे बोला जा सकता है, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से कैसे बोला जाएगा, 16 और 4 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो आपको यही चीज निकालना है। समझ में आ रहा है? वो क्वेश्चन को आपको दूसरे ढंग से इस प्रकार से बोल सकता है, तृतीय अनुपात क्या होगा, आपको बोलेगा थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, 16 और 4 का, तो आपको इस प्रकार से निकालेंगे। और जैसे बोल देंगे 16 और 1 का मध्यानुपात क्या होगा, यानी कि मिडिल प्रपोर्शन क्या होगा, तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, आपको रखना है यहाँ पे 4। समझ में आ गया? तो ये निकालने के तरीके सिंपल सा है, आप इसी प्रकार से क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, अरेंजमेंट को इस प्रकार से क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो आप आराम से कोई सा भी अनुपात निकाल सकते हैं। और इसी में आपको बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि 4 और 1 का प्रथमानुपात क्या होगा, फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्रपोर्शन को x मान लेंगे और बटे 4 बराबर 4/1। समझ में है ना? मतलब जो पहला है उसको हम मध्यानुपात बोल देंगे और ये क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपात, तो पहला वाला हम खाली छोड़ दिए हैं, तो इसके लिए हम x लिख देंगे, तो x/4 और 4/1। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, हल करेंगे, तो 4 इधर जाके गुना में आके x बराबर आपको आंसर 16 मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के दे सकता है। मैंने सारे ऑप्शन जो है डिस्कस कर लिए। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खाली स्थान करता है। अब यहाँ पे इसको बोलेंगे, ध्यान रखना ये एक प्रमेय है बेटा। वृत्त के द्वारा केंद्र पर वृत्त के द्वारा जीवा पर डाला गया, जीवा जानते हैं, जीवा, वो कार्टून वाला जीवा नहीं बोल रहे हैं, ये जीवा है। मान लीजिए ये जीवा है, क्या है, ठीक है, ये जीवा है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये क्या है, इसका ओरिजिन है, केंद्र है, ठीक है, सेंटर है। अब इससे हम क्या करते हैं, इस पे लंब डालते हैं, क्या डालते हैं बेटा, लंब। लंब का मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, जैसे मैं जमीन पे खड़ा हूँ, तिरछा थोड़ा ना खड़ा होता हूँ, एकदम सीधा खड़ा रहता हूँ, तो यहाँ पे इस पे लंब डालते हैं, तो लंब किसको बोलते हैं, तो ये वाला पार्ट हमारा लंब कहलाता है। इसको एकदम सीधी लकीर अगर हम खींच देंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, लंब।
आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे तो इस चित्र में जो पार्ट है बेटा, यहाँ से अगर मैं बोलूंगा ए से लेकर बी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ए से लेकर अगर मैं ये पी परपेंडिकुलर एक क्या कर रहा हूँ, ओपी एक लंब डाल रहा हूँ, तो ये लंब जो है यही बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से, मतलब सेंटर से, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस कॉर्ड के जो है मेक्स द कॉर्ड, आपको बनाना है, दो बनाते हैं, दो समान भागों में क्या करते हैं, विभक्त कर देते हैं। तो ध्यान रखना कि यहां से लेकर यहाँ की जो दूरी होगी, वही दूरी यहां से लेकर यहाँ तक के बीच की होगी। समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप इसमें जब एक बनाते हो तो ये दोनों तो सेम सेम है और ये कॉमन है, इसलिए ये वाली भुजाएं भी क्या होती है, सेम होती है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ध्यान रखना कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित का मतलब है समान दो भागों में बांट देती है। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बाइसेक्टर बोलेंगे क्या? देख लेना इसमें क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर ही बोलेंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे बाइसेक्टर, ठीक है, देख लेना क्या लिखा है। तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं कि जब भी वृत्त के द्वारा जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अच्छे से रट लेना है, ऐसा एक स्टेटमेंट हमारे बुक में है, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को कहानी? आसान है, आप नहीं तो कुछ भी बना के देख सकते हैं, आपको आइडिया से लग जाएगा, लेकिन वही है, आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने आना चाहिए क्या बोला जा रहा है। तो किसको जीवा बोलते हैं? तो यहाँ पे ए बी जीवा है, ए बी क्या था, जीवा, और ओपी एक लंब है, ओपी क्या है, इसको ऐसा लिखा जाता है ए बी, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो कभी ऐसा बोल देंगे तो भी आपको याद रखना है कि ये वही बोल रहा है। अगर आपको ये चित्र दे के ऐसा बोल रहा है, इतना सारा बात ना बोल के सिर्फ इतनी सी बातें लिख दिया है, इसके कहने का मतलब यही होता है कि ओपी जो है ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, लंब है, लंबवत है। तो यहाँ पे एक जबरदस्त क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको दो दो प्रमेय याद रखने होते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 5? बोला गया है वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती है, खाली स्थान होती है, आपको ये बताना है क्या होता है। तो जैसे मैं एक सर्कल बनाता हूँ बेटा, ये क्या बना दिया मैंने, मस्त बना, हालांकि मेरे सीधा बनता नहीं है, ये अपने आप बन जा रहा है। अब यहाँ पे बोला गया है कि इसके व्यास पे, व्यास किसको बोलते हैं, व्यास किसको बोलते हैं, जो केंद्र से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड को व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर रहा हूँ, अरे कहाँ गया, अरे चलो समझ जाना आप, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या बनाया मैंने, डायमीटर बना दिया, व्यास। तो ये केंद्र से होके क्या कर रहा है, गुजर रहा है। अब बोला गया है स्पर्श रेखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, इसी को हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? आप नीचे देख रहे होंगे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, टेंजेंट्स एट अ पॉइंट एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर क्या म्यूचुअली, म्यूचुअली मतलब आपस में क्या होते हैं, ये बताना है आप। तो चलो यहाँ पे हम बात करते हैं, सेंटर है। अगर स्पर्श रेखा बात करते हैं, स्पर्श रेखा क्या होता है, मान लीजिए कोई पॉइंट है और इसको हम एक क्या करते हैं, इसको टच करते हुए, किसको टच करते हुए, सर्कल को टच करते हुए ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये एक ही पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है, कितने पॉइंट पे टच करेगा, अगर मैं इसी पॉइंट से लेकर एक और लाइन ड्रॉ करता हूं तो देखना कैसे हो रहा है, ये सीधा हो जा भाई, हाँ अभी हुआ, आप देख रहे हो कहीं पे भी ऐसा हो रहा है क्या, मैंने एक पॉइंट से अगर एक पॉइंट से अगर मैं एक सर्कल सर्कल पे क्या कर रहा हूँ, ये दो रेखाएं खींच रहा हूं, तो वो दो ही जगह पे क्या कर सकता है, टच कर सकता है। और अगर छेदने की बात करें, प्रतिच्छेद करने की, तो वो कई जगह से हो सकता है। ये वाला लाइन खींचूंगा तो यहाँ से काट देगा, दो जगह में काट दिया ना, एक यहाँ पे काट दिया और एक यहाँ पे काट दिया। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो काटने वाले लाइनें तो ढेर सारे खींचे जा सकते हैं किसी एक बिंदु से, लेकिन टच करने वाले कितने लाइन खींचे जा सकते हैं, दो जगह, एक ही बिंदु से दो जगह टच करने वाले। और ये टच जो जहां पे होता है, एक पॉइंट पे टच होता है, इसी को हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। स्पर्श रेखा को यहाँ पे जहां पे ये लोग क्या करते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्लियर है? अब ये एक बिंदु से तो ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये बोल रहा है वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जहां पे ये लोग क्या करते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, वहां से इसके रेडियस पे, अगर मैं बनाऊं यहाँ पे एक रेडियस बना दिया, क्या बना दिया, रेडियस, ये जो है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आर है ना, त्रिज्या है, इसलिए क्या होती है, बराबर होती है। मतलब वृत्त के केंद्र से अगर किसी बाह्य बिंदु से अगर क्या बना जा रहे हैं, केंद्र पर अगर
कोई कोण बनाते हैं तो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी मैं कुछ चीजें और बता रहा हूँ। ऐसे में तो हमारा ये ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो इसको बनाने के लिए मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ और इनके कहे अनुसार जो है बातें हम करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट है और यहाँ से हमने क्या लगा दिया, एक डायमीटर बना दिया। ठीक है, आप तो ये समझ गए होंगे कि एक पॉइंट से हमारे क्या नहीं बन सकते हैं, दो स्पर्श रेखा जो है। चलो ये समझ में आया, ये क्या है, मेरा डायमीटर है। आप देखो बेटा, मैंने डायमीटर यहाँ पे खत्म हो रहा था कि नहीं हो रहा था, लेकिन क्या इसको ये टच कर रहा है क्या, नहीं हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर मुझे इसको क्या करना है, टच करवाना है, इसको टच करवाना है, तो मुझे दो लाइनें चाहिए रहेंगी। कितनी लाइनें चाहिए रहेंगी, दो। अगर मैं इसको ऐसे ले लूंगा, ये ले लूंगा, तो ये आप देखोगे, ठीक है, ये एक लाइन ले लिया मैंने इसको टच करते हुए, मुझे दो ही लाइन लेनी पड़ेगी। ये कहाँ चला गया, बाहर चला गया। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसको थोड़ा सा हम घुमा देते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से, तो ये ध्यान रखना आप कि जब भी हम क्या बनाएंगे वृत्त पर दो बिंदुओं पर, क्या दो सिरों पर, ये तभी टच करेगा इन दो पॉइंट को जब ये दो अलग अलग लाइनें होंगी। एक पॉइंट से दोनों स्टार्ट नहीं हो रहे होंगे। अगर एक पॉइंट से हो रहे होंगे तो यहाँ पे कभी भी टच नहीं कर पाएगा वो। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लंबवत दो टेंजेंट बनाना है बेटा। क्या बनाना है, टेंजेंट। तो इसका मतलब है ये 90 डिग्री बनना चाहिए। समझ में आ रहा है, और 90 डिग्री तभी बन पाएगा जब ये दोनों क्या होंगे, लंबवत होंगे। और लंबवत कहने का मतलब आप देखोगे तो ये जो है आपस में क्या रहते हैं, समांतर रहते हैं। आपने वो देखा है, आपने जब छोटे क्लास में पढ़ रहे थे तो आप पढ़ रहे थे एक बाहर वाला तो एक अंदर वाला, ये आपस में बराबर, एकांतर अंतर कोण, है ना, एकांतर और एकांतर बाह्य कोण। तो ये कोण जब आपस में बराबर है तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होती हैं। ये ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, एकांतर कोण बनाते हैं। आप देख पा रहे हैं ये एकांतर कोण कैसे बना रहा है। एकांतर को बोलते हैं अल्टरनेटिव, और क्या बोल देंगे, इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो कोण है वो ये वाले कोण के क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। इसलिए दोनों कोण आपस में जब बराबर हैं, इसलिए ये दोनों रेखाएं, अगर ए बी मैं नाम दे दूं इनको, ए बी, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ क्या, सी डी। ठीक है, तो ए बी और सी डी क्या होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। समांतर रेखाएं होती है, क्या होती है, समांतर। याद रखना, मैंने इतने एक्सप्लेन इसलिए किया है ताकि आपको मैं बता सकूं कि वो एक बिंदु से पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो अलग अलग लाइनें मुझे खींचनी पड़ेगी, और दो टेंजेंट जब बनेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियर है।